सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलर फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि आपके विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में। यहाँ पर हम पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो पार्ट 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट यहाँ पर हम देखेंगे, 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सारे विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने खत्म करवा दिया है, पूरा लगभग सारे विषयों के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी खत्म करवा दिया है आपके फोर्थ सेमेस्टर के। तो आप सारे विषयों के दोनों ही सीरीज, राजन सीरीज और पवन सीरीज के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? युगलीना कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? युगलीना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त वर्ग ए, बी, AB और O 4 प्रकार के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से जो O होता है ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। क्या होता है? ये सर्वदाता, यानी कि सभी को अपना रक्त दे सकता है। और जो AB है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। सभी का रक्त क्या कर सकता है? ये सर्वग्राही होता है, सभी के रक्त को ये ले सकता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, 1 नंबर का ही प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त 1 से 8 तक तथा 0 और कुल 9 वर्ग या समूह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह है, क्योंकि वर्ग या समूह यही बार बार पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा के अपने शरीर द्रव्यमान में रूपांतरित करता है, या जो 10% ऊर्जा है 10% ऊर्जा के ही भाग को अपने शरीर के द्रव्यमान में रूपांतरित कर पाता है। अतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। जैसे कि जो उत्पादक होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हुए इनको बकरी खा रही है। ठीक है, बकरी को कोई और जंतु मान लीजिए बाघ खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो जो उत्पादक है सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी के अंदर है। ठीक है, आज देखिए लोग पूरी दुनिया वेगन की तरफ हो रही है, यानी कि जो लोग दूध भी नहीं खा सकते, मतलब मीट मांस तो छोड़ दीजिए, जिनको दूध भी जो लोग नहीं खा सकते, डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करते हैं, ऐसे लोग वीगन कहलाते हैं। तो आप सोचिए पूरी दुनिया वीगन की तरफ, धीरे वेजिटेरियन की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब? सबको समझ में आ रहा है कि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो हमें फलों सब्जियों से या जो हमारे अनाज है जो उनसे ताकत मिलती है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। तो बस वही चीज है, जो उत्पादक है उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर उसको बकरी ने खाया, वो केवल 10% ऊर्जा को ही अपने अंदर सीमित रख पाते हैं। फिर उनको किसी और ने खाया तो फिर उस ऊर्जा का भी 10% वो केवल ले पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं में ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अतः ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है, ये उल्टा नहीं रहता, हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की क्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे प्रेस, विद्युत अंगीठी, पानी गर्म करने की केतली, कमरा गर्म करने का हीटर, टोस्टर, अवन, बल्ब आदि। ठीक है, 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए 2016 में पूछा हुआ है, फिर 2021 में पूछा हुआ है, फिर 2023 में पूछा हुआ है। सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं? तो सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी नाम से ही पता है कि सर्वाहारी यानी कि जो सब कुछ खा सकते हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन खा पाते हैं, वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, 2023 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चुंबक के कोई दो उपयोग दीजिए, कोई दो उपयोग लिखिए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आसानी से लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर हम रख पाते हैं, यानी कि चुंबक वाले क्रेन का प्रयोग हम करते हैं।
विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों में जैसे कि पंखे में, कपड़ा धोने वाली मशीन में आदि में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जो सिंपल वायरलेस ईयरफोन यूज करते हो, आप उसमें भी देखिए चुंबक लगा होता है। ठीक है, आपके जब आप कान में से निकालते हो तो दोनों के ईयरफोन, वो जो वायरलेस ईयरफोन होता है वो आपस में चिपक जाते हैं, वो तो उसमें भी चुंबक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर हम अपने बड़ों से भी पूछते थे जब हम छोटे थे। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी सबसे सिंपल चीज क्या है, क्योंकि बिजली की चमक की गति ज्यादा होती है। यानी कि जो बिजली की चमक की गति है वो तेज है, यानी कि जो प्रकाश की गति है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, और गरज की गति धीरे होती है, यानी कि जो आवाज की गति होती है वो इसकी अपेक्षा क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो इसीलिए गरज जो है वो बाद में सुनाई देती है। जैसे आकाश में रॉकेट छोड़ने पर पहले रॉकेट दिखाई देता है, फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यानी कि हमें जो चिंगारी है या फिर जो आग है वो पहले दिख दिख जाती है, चमक पहले दिख जाती है, लेकिन जो आवाज है उसको पहुंचने में, जो ध्वनि है उसको पहुंचने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के किन्हीं अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, पूंछ, निमेशक पटल, निमेशक है, निभेशक लिखा हुआ है, निमेशक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, अपेंडिक्स, अक्लदाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निमेशक पटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंछ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन निमेशक पटल तो बहुत पूछता है। ये अवशेषी अंग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य जाल को समझाइए। बहुत ही सिंपल भाषा में, किसी भी पारितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतर क्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे देखिए, घास क्या है, उत्पादक है। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इसको टिड्डे को खाया गिरगिट ने, छिपकली ने, तो ये हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद फिर गिरगिट या छिपकली को खा लिया बाज ने, तो ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ चालक होगा दोस्तों, चालक की जगह बालक लिख उठा है। ठीक है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध। पहली बात तो सूत्र हमें याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, विद्युत धारा, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो V इक्वल टू आई आर, V बराबर आई आर के। तो यहाँ पर देखिए, V की जगह पर 8 दिया हुआ है, इसके बाद I की जगह पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर R हो गया। अब ये गुणा है, ये गुणे के साथ जुड़ा हुआ है, 2 इधर लेके आएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। और ये R के, तो ये कट करेंगे तो हम 4 ओम जो प्रतिरोध है वो कितने का है, चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 4 ओम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो अयस्क से अशुद्धि दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का जो प्रक्रम होता है वो धातु क्रम कहलाता है। जैसे सबसे पहले सांद्रता, फिर निस्तापन, फिर भर्जन, फिर प्रगलन, फिर धातु का शोधन। ये एक तरीके से ये धातु को शुद्ध करने की क्या होती हैं, विधियां होती हैं। अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु को हम निकालते हैं। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों का दुर्लभ मृदा के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी में बाहर नीचे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? एग्जाम में पूछता है। तो एड्स विषाणु के कारण शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाओं, लिम्फोसाइट्स की या T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ये एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, लिखिए। सांद्रण की सामान्य दो विधियां क्या है, नाम लिखिए। अयस्क का सांद्रण अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है और इसकी जो विधियां हैं, सांद्रण की विधियां एग्जाम में बहुत पूछता है। सबसे पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, बहुत ही आसान होती है। अगर लोहे में कोई अशुद्धि होती है तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम उसको, किसी धातु में किसी प्रकार का की अशुद्धि होती है तो हम उसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कि जो चीज भारी होगी वो नीचे गिर जाएगी अपने आप। जैसे कि लोहे की बॉल है और कोई रुई की बॉल है तो लोहे की बॉल पहले नीचे गिरेगी, ठीक है। जैसे कि आप देखिए जो गेहूं चावल होता है उसमें अगर एक तरीके से मिट्टी है या धूल है या फिर अगर उसमें भूसा है तो अगर उसको हम क्या करते हैं, अगर उसको हम फैन के आगे ला करके उसको गिराते हैं ऊपर से तो उसमें से जो अशुद्धि होती है वो उड़ जाती है, ठीक है। और एक तरीके से अनाज होता है वो एक जगह एक ढेर उसका इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में मुख्य रूप से हम लोहे में जो अशुद्धियां होती हैं उनको निकाल पाते हैं। फिर फेन प्लवन विधि है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट करिए। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एड्स रोग किस विषाणु से फैलता है। तो ये एचआईवी वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एक में रहेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डी स्मॉल एक में ही रहेगा ये पूरा का पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, समजात अंग किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए इसको। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और संरचना में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और मनुष्य के हाथ, यहाँ पर हाथ होगा वस्तुओं को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना करिए। तो आप सभी को पता है Q इक्वल टू आई इंटू टी के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें I की वैल्यू पता है और हमें यहाँ पर देखिए टाइम भी पता है, T की भी वैल्यू हमें पता है। T की वैल्यू कितना है, 1 घंटा। तो आपको पता है 1 घंटे को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया इसको क्योंकि यहाँ पर टी को हम सेकेंड में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्यू इक्वल टू, यहाँ पर क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई यहाँ पर 5 एम्पियर दिया हुआ है, टी की जगह पर 3600 और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 आ जाएगी आवेश की मात्रा। 18,000 गुलाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार की फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें नॉर्मल रुई होती है या पट्टियां होती हैं या सिंपल ऐसी दवा होती है कहीं कटने पिटने पर लगने वाली। तो ये डॉक्टर के आने से पूर्व एक तरीके से प्राथमिक उपचार होता है जिसकी सबको लगभग जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है वो अयस्क कहलाते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स के लक्षण बताइए। तो देखिए सबसे पहला है भूख न लगना, दूसरा है शरीर के वजन में कमी, फिर ज्वर, फिर त्वचा पर ददोरियां, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया और त्वचा कैंसर की भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, खनिज और अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। और जो अयस्क होते हैं ये उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों
जिसमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो, अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व हम इसमें से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पौधे ही समाप्त हो जाएंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरा खाद्य श्रृंखला जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। जैसे जो बकरी है वो घास फूस खा रही है, अब अगर बकरी को घास फूस नहीं मिलेगा, घास फूस खत्म हो गया, तो बकरी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो बकरी कमजोर होकर के वैसे ही मर जाएगी। तो फिर उसको शेर कैसे खा पाएगा, और शेर कुछ नहीं खा पाएगा तो शेर भी मर जाएगा। तो जो पूरी खाद्य श्रृंखला है इसमें एक दूसरे के ऊपर हम क्या है, डिपेंड है, और तभी ये चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को ही इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स आदि। क्वेश्चन नंबर 28 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर के जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों को खाने लगता है, तो ये खाद्य जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। कितना आसान सा प्रश्न है, 17 और 18 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। तो सुचालक में देखिए, लोहा आप सभी को पता है विद्युत का सुचालक है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। और विद्युत के कुचालक की अगर हम बात करें जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुई, ठीक है, सूखी हुई। इसमें हम उष्मा का प्रवाह नहीं करवा सकते, विद्युत का प्रवाह नहीं करा सकते। इसीलिए आप देखिए, जो तारे होती हैं उस पर प्लास्टिक या रबड़ लगी होती है, क्योंकि उससे हमें करंट नहीं मारेगा, और वैसे अगर नंगी तार रहेगी तो हमें करंट मार सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत, यहाँ पर पिघले हुए होगा, सही कर लीजिएगा, जिसके कारण जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में भी जो लोहे के सामान होते हैं या जितने भी, उस पर आप देखिए पेंट लगा होता है। वो पेंट क्यों लगा होता है? ताकि वो जो लोहा है वो खराब ना हो, उस पर एक परत जम जाती है। ठीक है, एक अगर इसको हम किसी भी चीज को जब हम पेंट कर देते हैं उसको, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए धातु गैल्वेनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप देखिए, अगर छड़ है, लोहे की छड़ है, उसको आपने बाहर धूप में रख दिया है, तो धूल, मिट्टी, पानी, बारिश का पानी सब आकर के उस पे जंग लगा देंगे। धीरे धीरे वो एक तरीके से वो अपने आप खराब होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे सड़क पर आप देखिए गाड़ियों की दुकानें होती हैं, या फिर जहां पर दो पहिया वाहन बनते हैं, वहां पर देखिए कितनी सारी कबाड़ा गाड़ियां खड़ी होती हैं जिन पर जंग लग चुकी होती है, क्योंकि वो हमेशा धूल, मिट्टी, बारिश, धूप सब झेल रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिसका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बहुत पूछता है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 36 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला है, ये जो रेखाएं हैं ये समांतर बल रेखाएं हैं। दूसरा, ये हमेशा एन टू एस यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। एक सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम एक एम्पियर कहते हैं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव विकास किसे कहते हैं। कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही हम जैव विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लेमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 2000। तो जैव विकास जो है इसको भी पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है, जैव विकास का होना क्या प्रमाणित है। दोस्तों जैव विकास के बारे में यहाँ पर देखिए लेमार्क ने भी बात की है और डार्विन ने ही बात की है, दोनों ने ही इसके बारे में बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयनवाद दिया था दोस्तों डार्विन ने। जीवों की संततियां पर्यावरण में उपलब्ध या वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं और इसे ही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यही कहा था कि जो जिराफ जिनकी गर्दन लंबी बची, क्योंकि नीचे जब सारी चीजें खत्म हो गई खाने के लिए, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो जो ऊपर के पेड़ पौधे थे जिनकी पत्तियां थी, जिन जिराफों का गला लंबा था, वो आसानी से जीवित रह गए, और जिनके जिनके गर्दन लंबे नहीं थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो इस तरीके से जिराफ की गर्दनें लंबी हो गई। तो ये इनका मानना था। ठीक है, या योगितम की उत्तरजीविता भी इसी को कहते हैं, या जो अपने आप को एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग ढाल लेगा वही जीवित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं। तो देखिए यह समानताएं दो प्रकार की होती हैं, पहला है समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरा है समजात रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीवाश्म विज्ञान क्या है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, जैसे कि डायनासोर, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं, और ऐसे ही जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और यही सब वो जीवाश्म है जिसकी वजह से हमें पेट्रोल, डीजल और ये सब चीजें मिल रही हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र भी समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ नया नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ये जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर के ही पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और हमारा जो पूरा संपूर्ण पृथ्वी है, हमारी जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, हमारा ये पूरा का पूरा ग्रह है, ये पूरा का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। इसके अंतर्गत सारे जीव जंतु आते हैं, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, सबके सब आते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे हम सब पारिस्थितिकी तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार है, पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु आता है, जबकि जैविक पदार्थ में हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता और अपघटक एवं अपरद भोजी भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। तो एक सरल खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 47 है, खाद्य जाल से आपका क्या आशय है। कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे पारतंत्र को हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर से जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि
अगर हम गाय भैंसों की बात करें या फिर बकरियों की बात करें तो इनकी संख्या अधिक है, लेकिन अब इनको धीरे धीरे अगर हम बकरियों की बात करें तो जितनी संख्या बकरियों की है उतनी संख्या हमारे पास शेरों और एक तरीके से चीता की नहीं है उतनी संख्या। ठीक है, तो जैसे जैसे जो पिरामिड है ऊर्जा का वो ऊपर उठता है पेड़ पौधों से, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता, वो संख्या जो है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49 पर। जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो पहला तो लैमार्क ही है, जिनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लैमार्क है, दूसरा है चार्ल्स डार्विन और तीसरे हैं ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो जैव विकास के प्रमाण निम्न है। पहला देखिए जीव जंतु या जंतु व पौधे की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान और तीसरा है अनुवांशिकी आदि। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, जैव विकास क्या है। तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों और जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है नव डार्विन वाद क्या है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है किसी सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद की वजह से ही हम ह्यूगो डी ब्रिज को जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। तो लैमार्कवाद का जो प्रमुख उदाहरण है वो जिराफ के ऊपर ही प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज व इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न हैं, इतने भिन्न कि इन्हें नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद ह्यूगो डी ब्रिज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 56 है डार्विनवाद तथा नौ डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नौ डार्विनवाद को जूलियस हेक्सले ने प्रतिपादित किया। याद रखिएगा जूलियन हेक्सले। क्वेश्चन नंबर 57 है डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो देखिए डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां हैं। पहला है कि डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा है कि डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर यह समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं, इसकी भी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। जैसे उन्होंने कहा था कि जो जिराफ जिसकी गर्दन लंबी हो गई वो तो जिंदा रह गया, अब जरूरी नहीं कि अगर उसका बच्चा भी होगा तो उसकी भी गर्दन उतनी ही लंबी होगी। तो ये इन सब के बारे में उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 58 है खनिज क्या है। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज पृथ्वी के भूतल पर, भूपर्पटी में और समुद्र में पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है, वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं क्योंकि ये सब ऑप्शन में थे। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न धातुओं के अयस्क का नाम उल्लेख करिए। तो धातु का नाम लोहा, लोहे के अयस्क का नाम हेमेटाइट, तांबा है तांबे का कॉपर पायराइट, सोना है सोना मुक्त अवस्था में होता है, फिर एल्यूमिनियम इसका बॉक्साइट, फिर कैल्शियम चूना पत्थर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 61 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 61 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करनी है और अगर अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं कि पढ़ाई कैसे करनी है तो आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो, सारे बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आपको दोनों ही सीरीज, राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाती है सारे विषयों की। तो बाजार से आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग कोर्स को ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके 4th सेमेस्टर में भी सारे विषयों में बहुत अच्छे नंबर आए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से बने रहिए। सारे विषयों की वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद।